और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत जगदंबिका पाल से। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके जगदंबिका पाल आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने वाले और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी फिर आमने सामने हैं। विवाद टिकट को लेकर है। नाराज आडवाणी ने गांधीनगर सीट की जगह भोपाल से चुनाव लड़ने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बता दिया है और संसदीय बोर्ड की बैठक में भी वो नहीं पहुंचे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को मनाने की कोशिश की है। खुद उन्होंने आडवाणी को फोन किया और गुजरात के गांधीनगर सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की गुजारिश की। सूत्रों के मुताबिक अगर आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए तो बीजेपी महासचिव अमित शाह को यहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। अमित शाह यूपी के प्रभारी हैं और मोदी के करीबी। खबर है कि अहमदाबाद ईस्ट के मौजूदा सांसद हरेन पाठक का टिकट कटवाकर मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस पर आडवाणी को ऐतराज है और इसी के चलते उन्होंने गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए। ताजे विवाद के बीच लालकृष्ण आडवाणी अब भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आडवाणी से भोपाल से चुनाव लड़ने की अपील भी की है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यही चाहते हैं। भोपाल के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी भी चाहते हैं कि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ें। इसके लिए वो सीट छोड़ने को तैयार हैं और इस बाबत उन्होंने आडवाणी से बात भी की है। मैंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें, तो बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल जो है निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने उनसे स्वयं भी बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निर्णय होने दो तब विचार करेंगे। आडवाणी के भोपाल से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच भोपाल शहर में उनके होर्डिंग पोस्टर लग गए हैं। इन होर्डिंग्स में लिखा गया है कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आडवाणी जी का स्वागत है। अहमदाबाद ईस्ट को लेकर विवाद ये भी है। खबर ये भी है कि मोदी गुजरात के वडोदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान पहले ही हो चुका था और दूसरी सीट के तौर पर वडोदरा पर मोहर लग सकती है। उधर मोदी के वडोदरा से चुनाव लड़ने के कयास के बीच वडोदरा में उनके नाम की होर्डिंग और पोस्टर भी लग गए हैं। इन होर्डिंग्स पर मोदी को छोटे सरदार के तौर पर संबोधित किया गया है। बीजेपी की आज नई लिस्ट आने वाली है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की बैठक में इस बाबत चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेता जुटे हैं। बीजेपी को अभी करीब 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। बीजेपी आज यूपी की 22 सीटों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीएमके, डीएमडीके, एमडीएमके, आईजेके और आईजीपी के साथ गठबंधन तय हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह 20 मार्च को चेन्नई जाने वाले हैं, जहां से इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी। गठबंधन फॉर्मूले के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी 9 सीटों पर लड़ेगी, वहीं पीएमके को 8 सीटें, डीएमडीके को 14 सीटें और एमडीएमके को 8 सीटें दी गई हैं। आईजेके और आईजेपी को एक सीट दी गई है, लेकिन इन्हें बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा। सूत्रों से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी वाराणसी से मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई है। इस बात की चर्चा है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी दमदार उम्मीदवार को उतारना चाहती है, जिस पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने सुरेश कलमाड़ी का टिकट काट दिया है। कलमाड़ी की जगह पुणे से पार्टी ने विश्वजीत कदम को मैदान में उतारा है। सुरेश कलमाड़ी पर कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप है। इससे पहले कल कांग्रेस ने 58 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल को फिर मौका मिला। उनका मुकाबला बीजेपी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और आप कैंडिडेट आशुतोष से होगा। नई दिल्ली सीट से अजय माकन कांग्रेस कैंडिडेट होंगे, जो बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और आप कैंडिडेट आशीष खेतान को टक्कर देंगे। ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, जबकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ को मैदान में उतारा गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल पर भरोसा जताया गया है। कांग्रेस ने अजमेर से सचिन पायलट को टिकट दिया है, जबकि सीपी जोशी को जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से सांसद रहे अजहरुद्दीन को इस बार राजस्थान के सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया।
कांग्रेस ने गुड़गांव से राव धर्मपाल को टिकट दिया है, तो वहीं सिरसा से अशोक तंवर पर भरोसा जताया है। गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो जोधपुर से चंद्रेश कुमारी को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत जोगी भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जोगी को छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से टिकट दिया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर का करियर बनाना चाहते हैं। खबर है कि वो रोहित के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं। सूत्रों की माने तो इस बाबत एनडी तिवारी ने 10 जनपद से सिफारिश की है कि उनकी सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कराई जाए। एनडी तिवारी चाहते हैं कि उत्तराखंड की नैनीताल सीट से रोहित शेखर को लोकसभा का टिकट दिया जाए। इसी को लेकर एनडी तिवारी सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्वोत्तर के अपने 2 दिनों के चुनावी दौरे पर निकले राहुल आज थौबल जिले के बांगजिंग का दौरा करेंगे। यहां कोडोम पोकपी मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर में रैली के बाद राहुल आज ही मिजोरम चले जाएंगे। मिजोरम में राहुल पार्टी उम्मीदवार सीएल रुआला के चुनाव प्रचार में जुटेंगे। अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय में 9 अप्रैल को चुनाव होना है। नॉर्थ ईस्ट के दौरे से पहले दिन राहुल गांधी ने अरुणाचल के हापोली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहां के लोगों को देश के सभी राज्यों में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने अरुणाचल सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा है कि हाइड्रो पावर उत्पादन के जरिए अरुणाचल में 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, जो देश भर में सप्लाई के लिए पर्याप्त हो सकती है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी के अलावा मुलायम आजमगढ़ सीट से भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। मुलायम फिलहाल मैनपुरी से ही सांसद हैं। आजमगढ़ में मुलायम सिंह का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार रमाकांत यादव से होगा। रमाकांत यादव इसी सीट से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने मुलायम को टिकट मिलने पर कहा है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थकों ने मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है। नाराज समर्थकों ने बीजेपी में बगावत का बेगुल फूंक दिया है। लोग पंचायत करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने गाजियाबाद सीट से पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के नाम पर मोहर लगा दी है। वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर और आप उम्मीदवार शाजिया इल्मी को चुनौती देंगे। वीके सिंह को बीजेपी का टिकट दिए जाने का जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाहरी उम्मीदवार नहीं देने की मांग की। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर का मुंडन कराकर जनरल वीके सिंह का विरोध किया। गाजियाबाद से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने से स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता खफा है। वहीं दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक दल ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर अपनी नाराजगी जताई और कैंडिडेट बदलने की अपील की। दरअसल दक्षिण दिल्ली से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदीप सांगवान को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने अपनी मांग को लेकर राजनाथ सिंह के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर को भी होना पड़ा। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। देवरिया से कलराज मिश्र को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंक कर उनके इस फैसले का विरोध किया। इलाहाबाद में भी राजनाथ सिंह के फैसले का विरोध हो रहा है। यहां से केसरीनाथ त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाए जाने का विरोध हो रहा है। इस सीट से लोग बीएसपी छोड़कर पार्टी में आए नंद गोपाल गुप्ता नंदी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यूपी के अमरोहा से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए कंवर सिंह तंवर को बीजेपी का टिकट देने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी की बिजनौर सीट को लेकर भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। यहां से पार्टी ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राजेंद्र सिंह के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। बहराइच सीट पर भी बीजेपी कैंडिडेट को लेकर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। यहां से बीजेपी ने सावित्रीबाई फुले को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में कैंडिडेट न बदला गया तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने आप विधायक राखी बिल्लान पर बड़ा आरोप लगाया है। महेंद्र सिंह का कहना है कि राखी ने चुनाव खर्च के लिए उनसे 7 लाख रुपए की मांग की थी। राखी बिल्लान ने महेंद्र सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज किया। राखी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि महेंद्र सिंह ने क्या कहा है। साथ ही कहा कि पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस बीच महेंद्र सिंह का टिकट पार्टी ने वापस ले लिया है। पार्टी का कहना है कि महेंद्र सिंह एक आपराधिक मामले में 3 महीने जेल में रहे और ये बात छिपाई गई, इसीलिए पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान से हटाने का फैसला किया। जिस उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया वो आरक्षित सीट है। संभावना है कि वहां से राखी बिल्लान चुनाव लड़ेंगी। राखी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थी। मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के अपने उम्मीदवार खालिद परवेज का टिकट वापस ले लिया है। खालिद पर बैंकों में करोड़ों की धांधली का आरोप है। हालांकि खालिद ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मैंने खुद ही टिकट लौटाया है। वहीं यूपी के फैजाबाद से भी आपके उम्मीदवार इकबाल मुस्तफा ने पार्टी का टिकट लौटा दिया है। इकबाल मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी दे दी है। साफ सुथरी राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात की साबरकांठा सीट से एक अपराधी किस्म के शख्स को टिकट दिया है। यहां से आपने नट्टू भाई को टिकट दिया है, जो नकली सोना बेचने वाले गिरोह का सरगना है। 2011 में नट्टू भाई अपने भाई के साथ नकली सोना बेचते हुए पकड़ा गया। उस पर 420 और 406 के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट भी फाइल की गई थी। अब यही नट्टू भाई केजरीवाल की पार्टी से साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गायिका जसपिंदर नरूला ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने की घोषणा जसपिंदर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। वाराणसी में 23 मार्च को होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली को स्थानीय प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है। विधान परिषद चुनाव की वजह से डीएम ने रैली की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अब यह रैली 25 मार्च को होगी। वाराणसी से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद आपने 23 मार्च को रैली करने का ऐलान किया था। इस रैली में केजरीवाल मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले थे, लेकिन अब इसके लिए उन्होंने 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कई लोग कुर्सियों से उठकर मंच के सामने तक आ गए और हंगामा करने चले लगे। इसके चलते कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल कई लोग अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली, तो इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह से इन लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी टोपी की अहमियत समझ में आ गई है। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस में उन्हें इस्लामी टोपी ऑफर की गई, जिसे उन्होंने कबूल किया और पूरे कार्यक्रम में वो टोपी पहने रहे। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका। कार्यकर्ताओं के साथ गुरुद्वारे पहुंचकर प्रवेश वर्मा ने जीत की दुआ मांगी। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, लेकिन उनके हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में मोदी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मोदी के डुप्लीकेट अभिनंदन पाठक मोदी की कई रैलियों में भी शरीक हुए हैं। 5 सालों में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की संपत्ति दोगुनी हो गई है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करते वक्त बंसल ने अपनी संपत्ति का हवाला दिया। अपने हलफनामे में पवन बंसल ने अपनी कुल संपत्ति 7 करोड़ 70 लाख रुपए बताई है। 2009 के चुनाव में दाखिल हलफनामे में बंसल ने अपनी संपत्ति 3 करोड़ 86 लाख बताई थी। इस तरह 5 साल में उनकी संपत्ति करीब करीब दोगुनी हो गई।
बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर वो यवतमाल पहुंचेंगे। यहां से वो गांधी आश्रम सेवाग्राम जाएंगे। साथ ही वर्धा में उनकी जन चेतना सभा भी होनी है। मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण कल यवतमाल में होना है। वो यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही। झारखंड के दुमका में होने वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली रद्द कर दी गई है। 24 मार्च को वो दुमका जनसभा करने वाले थे। बीजेपी प्रदेश इकाई का कहना है कि रैली की अगली तारीख का ऐलान जल्द ही होगा। चुनाव आयोग ने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए चुनाव प्रचार पर सख्ती अपनाई है। इंटरनेट पर चुनाव प्रचार के लिए अब राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की इजाजत लेनी होगी। इस बाबत आयोग ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। फेसबुक, ट्विटर समेत इंटरनेट पर कोई भी चुनाव प्रचार कंटेंट अपलोड करने से पहले अब उसे चुनाव आयोग को दिखाकर इजाजत लेनी होगी। हर पार्टी और उम्मीदवार को अब यह भी बताना होगा कि सोशल मीडिया में प्रचार पर कितना खर्च हुआ। चुनाव आयोग ने सोशल साइट्स को भी चिट्ठी भेजकर नई गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। कहा गया है कि अगर बगैर इजाजत कोई पार्टी या उम्मीदवार कंटेंट अपलोड करती है तो उसे सोशल साइट से हटाना होगा। दिल्ली सही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके सरकार ने कहा कि पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने साथ बिजली आंदोलन करने वालों के बिल में 50% छूट की घोषणा की थी। अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 के दौरान के बकाया बिजली बिलों पर छूट लागू होनी थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि बिजली बिल में 50% छूट के लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया है। दरअसल छूट देने की स्थिति में सरकार पर करोड़ों का भार पड़ने वाला है। खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार में खुलते ही तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 140 अंकों की बढ़त के साथ 21,872 और निफ्टी 13 अंकों की बढ़त के साथ 6,530 पर खुला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की मजबूती देखी जा रही है। गुजरात दंगे को लेकर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। जाकिया जाफरी गुजरात दंगे के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। आगरा के अहमदुल्ला इलाके में एक कार रेल की इंजन की चपेट में आ गई। हादसे में इंजन की चपेट में आई कार में पति पत्नी और 2 बच्चे फंस गए। सभी को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसा उस वक्त हुआ जब यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास से एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से कार गुजर रही थी। उसी वक्त पटरी से रेल का इंजन भी गुजर रहा था। कार इंजन की चपेट में आ गई और जोरदार टक्कर के बाद इंजन में ही फंस गई। घंटों कार में फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद होती रही। इस दौरान कार में फंसे लोग चीखते चिल्लाते रहे। आखिरकार किसी तरह लोगों को निकाला जा सका। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। मुंबई में एक्टर रंजीत के नौकर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने से शव रंजीत के बंगले के पास स्विमिंग पूल से बरामद हुआ। नौकर का नाम नागराज बताया जा रहा है। पुलिस ने रंजीत के नौकर की खुदकुशी की आशंका जताई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के सागरपुर के एक गेस्ट हाउस में ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल की लाश मिली है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या उसके पूर्व मंगेतर ने की है। यूपी के मेरठ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मामला कंकर खेड़ा इलाके का है, जहां पर एक मकान में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने एक बच्चे और 2 महिलाओं की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है।
इंदौर में सिरपुर तालाब के पास घूमने आए लोगों पर बदमाशों का कहर बरपा। बदमाशों के हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि नशे में धुत बदमाश दबंगई पर उतर आए और मामूली बात पर लोगों पर हमला कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग के घर में रहने वाले किराएदार पर रेप का आरोप लगाया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के कांगड़ा में 8 साल की मासूम भतीजी के साथ रेप की कोशिश करने के आरोप में एक चाचा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चाचा बच्ची को रेप के लिए जंगल ले जा रहा था, जहां से राहगीर ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। असम के मोरी गांव में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान जारी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मथुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी ओर डॉक्टर ने भी मृत युवक के भाई पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के नवादा में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस और गांव वालों की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गांव वालों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गांव के 3 लोग जख्मी हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। वारदात गजरौला थाना इलाके के मुंडेला कला गांव की है। एसपी नेता को अज्ञात लोग घर से बुलाकर ले गए, बाद में जमकर पिटाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने बब्बर खालसा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को इनके पास से 1 राइफल, 2 पिस्टल मिले हैं। पकड़े गए आतंकी गुरदीप सिंह के जगतार सिंह हवारा से नजदीकी संबंध रहे हैं। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के पास से 17,210 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के सरिस्का के अकबरपुर में शिकारियों ने 2 सांभरों को अपना शिकार बनाया और सिर को छोड़कर फरार हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक गार्ड ने सांभर के कटे हुए सिर को देखा।